साथ है और FIA भी उनके साथ है। अब देखते हैं और अब देखते हैं कि जकीर भाई सर इसके बारे में कि मैं अपने इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हूं। अभी डकी भाई की हायरिंग थी, पर जो उनकी लीगल टीम है वो मेरे साथ मौजूद है। फयाज रहमान साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, शाह साहब हैं और बाकी और भी हैं, काशिफ साहब हैं और बाकी पर उससे गुफ्तगू करते हैं फर्दर एक के साथ। रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर क्या बना? देखिए, आज हमने एक ही सवाल उनसे किया है कि 4 डेज का जो उन्होंने रिमांड लिया है उसमें वो बताएं कि उनके पास क्या है। उन्होंने 6 दिनों में रिकवरी की है, 2 दिन पहले और 4 दिन ये अब। इन 4 दिनों में उन्होंने क्या रिकवरी की है, तो वो इसमें बुरी तरह से नाकाम रहे। कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ उन्होंने $26,000 की हद तक कहा कि हमने अमाउंट रिकवर की है। वो एविडेंस स्टेज पे डिसाइड होगा कि वो अमाउंट किस मद में आई। तो फर्दर उनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे कि उनको फर्दर कस्टडी लेने के लिए कोई ग्राउंड वो दे सकें, जो कि अगर आपने रिमांड लेना तो एक एसेंशियल है। तो वो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतर सके और अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके। अप्रॉक्सीमेटली हमें ये लग रहा है कि अदालत अगर कानून के मुताबिक इस चीज़ को डिसाइड करे और जुडिशल माइंड जज साहब अप्लाई करें तो ये आज जुडिशल लॉकअप में उनको भेजना बनता है। राम साहब कह रहे हैं कानून के मुताबिक आज अगर फैसला हुआ तो वो जुडिशल हो जाएंगे। काशिफ साहब आप क्या कहते हैं? जो पिछली बार फैसला हुआ था वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ था। देखिए, कानून बड़ा वाज़ेह है। कानून में ये है कि हाई कोर्ट के जो रूल्स है कि जब भी आईओ तफ्तीशी किसी भी एजेंसी का, चाहे पुलिस का, FIA का हो या किसी अदर एजेंसी का हो, वो जब रिमांड मांगेगा और मजिस्ट्रेट के पास पेश होगा तो वो वैलिड रीजंस लिखेगा कि उसको जिस्मानी रिमांड मुलजिम का क्यों चाहिए। फिर दूसरी बात आ जाती है कि जब वो फर्ज करे ग्रांट भी हो जाए, ये देख के कि इसको कोई ख़ास मकसद के लिए चाहिए। वो ख़ास मकसद या तो होता है कि उनके जो दूसरे दोस्त होते हैं या जो शामिल होते हैं जुर्म में उनको अरेस्ट करना है या फिर कोई ख़ास किस्म की रिकवरी करनी है। वो अगर नेक्स्ट डेट पे जब वो दोबारा रिमांड मांगने के लिए एजेंसी वाले हैं तो फिर अदालत पे ये फ़र्ज है, ये ओब्लिगेटरी है कि वो चेक करेगी कि वाकई जो जिस मकसद के लिए रिमांड ग्रांट हुआ था वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। और दोबारा अगर ये रिमांड मांग रहे हैं तो क्या मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कानून बड़ा वाज़ेह है कि अगर उन्होंने किसी किस्म की रिकवरी नहीं की, किसी किस्म का मकसद पिछले डेट्स पे पूरा नहीं किया, तो मज़ीद इसकी फ़िज़िकल कस्टडी नहीं देना चाहिए और उसको जुडिशल कर देना चाहिए। दूसरी बात इसमें आ जाती है रिकवरी के हवाले से। $26,000 की बात कर रहे हैं, इससे पहले कह रहे हैं कि जी वो कंट्री हेड है। कंट्री हेड के हवाले से किसने कंट्री हेड बनाया, सवाल उठता है। दूसरी बात ये कि कोई नोटिफिकेशन या कोई अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ, क्या इनके सफ़े मिसल पे वो मौजूद है, वो मटीरियल नहीं है। आज तक ये 6 दिन पहले हुआ, आज भी मेरे ख्याल में उसका रिमांड ग्रांट हुआ है, तो आज भी वो पेश नहीं कर सके, नाकाम हो गए। फिर लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि हमने इनको साथियों को भी गिरफ्तार करना है, किसको अरेस्ट किया, इस बाबत एजेंसी मुकम्मल तौर पर साइलेंट है। तीसरी बात यह है कि जी ये कहते हैं कि हमने वो सारा डेटा कलेक्ट करना है। वो सारा डेटा कहाँ कलेक्ट किया, किधर मिसल पे मौजूद नहीं है। चौथी बात यह है कि जो मटीरियल्स वो कह रहे हैं कि जी अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर वो अवेलेबल है तो कानून कहता है कि अगर आपके पास सारे मवाद ऑलरेडी है, मिसल पे मौजूद है, तो फिर फिजिकल कस्टडी में रखना जुर्म है एक किस्म का, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल 4, आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये उसकी वायलेशन है, ठीक है। इसी तरह से ये अगर कहते हैं कि जी हमें मजीद इसका रिमांड दें तो ये मेरे ख्याल में ये गैर कानूनी होगा और ये आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी होगी। मजीद अगर रिमांड दें तो ये गैर कानूनी होगा और आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी होगी। राम साहब आप मुझे सादे अल्फाज में ये बता दें कि 4 रोज़ा फिजिकल रिमांड था, इससे पहले 2 रोज़ का फिजिकल रिमांड था, उसके बाद फिर 4 रोज़ा लिया गया। ये कहा गया कि हमने कुछ कलेक्शन, फिजिकल रिमांड बेसिकली जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है ना, तो कौन से कलेक्शन ऑफ एविडेंस आज अदालत के सामने रखे गए? अभी तक तो वो ये नहीं बता सके कि वो कंट्री हेड है या नहीं है, ठीक है। और उन्होंने स्टेटमेंट मीडिया पे इस तरह से एक परसेप्शन दे दिया कि जैसे वो कोई किसी ऐप का मैनेजर है या कंट्री हेड है, उसको चला रहा है, लेकिन कोई एविडेंस वो सामने नहीं दे सके, किसी किस्म की कोई रीजनेबल वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सके। मेरी नज़र में तो वो इस मुकदमे को प्रूव करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। और डिपेंड करता है कोर्ट ऑफ लॉ पे कि वो इस केस को किस नज़र से देखते हैं, फर्दर रिमांड ग्रांट करते हैं या जुडिशल करते हैं। अच्छा, आप होंगे, काशिफ साहब होंगे, आप पहले। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, सिर्फ एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि NCIA के जो साइबर क्राइम्स की जितने भी केसेस लॉज होते हैं और जितनी भी एलिगेशंस लगती हैं,
उसमें सबसे मेन मटेरियल जो होता है आजकल के दौर में वो है डिवाइसेस, जिसमें आपका मोबाइल आ जाता है, जिसमें आपके लैपटॉप्स आ जाते हैं, जिसमें आपके अदर डिवाइसेस कंप्यूटर वगैरह आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें तो इनके पास है जिसको फोरेंसिक होना है। तो ऐसे हालत में भी मुलजिम का पुलिस कस्टडी में रहना या फिजिकल रिमांड के तौर पर देना ये ठीक नहीं है। फिजिकल रिमांड का कोई तुक नहीं बनता, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। ये बात बिल्कुल काशिफ साहब की दुरुस्त है। अच्छा काशिफ साहब हूँ या रमेश साहब हूँ, सर आपका वैसे तजर्बा भी है इस किस्म के केसेस जो सोशल मीडिया के हैं, आप वो उनको हैंडल भी करते रहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, जरा आप खुल के बताएं ना ताकि हमें भी समझ आए। देखें यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि किसी को ये ज़ातियात पे जाकर कहना है कि वो बेशर्म है और उसको मुसलसल एक एक घंटे के इंटरव्यूज़ देना, उसको कंट्री हेड मंसूब करना, इस तरह की बातें करना जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका अखलाकियात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक परसेप्शन देता है कि इनको पर्सनल लिया जा रहा है। अब पर्सनल क्यों लिया जा रहा है ये तो वो अथॉरिटी ही बता सकती है कि इसके पीछे पसे पर्दा हकायक क्या है। हम सिर्फ ये कहेंगे कि आर्टिकल 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर विल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर इन्होंने किया है, जिसने भी, सबसे पहले तो ये 15 साल से जो ऐप चल रही हैं ये बंद होनी चाहिए और उसके बाद फिर जो आपका एक ऑथराइज इदारा है जो 5 साल से प्रमोशन कर रहा है, आप उसको भी लेकर आए मैदान में, और जो प्लेयर्स कर रहे हैं उनको भी मैदान में लेकर आए। फिर हम कहेंगे कि वाकई आप वतन अजीज़ की खिदमत कर रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर बात करनी है तो वो तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है, तो वो अगर अच्छा काशिफ साहब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जिस तरह ये मामला चल रहे हैं, एक बंदा पर्सनली तौर पर जो सरफराज साहब हैं, हमने देखा है वो बिल्कुल पर्सनली तौर पर यानी बेशरम, जिस तरह साहब कह रहे थे, बिल्कुल इस किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और हमारे जो मीडिया पर्सन जो हमारे दोस्त वहाँ पे गए हैं उनके पॉडकास्ट में, उनके इंटरव्यू के दौरान, तो कोई इस किस्म का कोई लॉ है, कोई कानून है ताकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके? एक बंदे के खिलाफ आप कानून ये कहता है कि आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें कानूनी हवाले से, यानी पर्सनली तौर पर आप उनको कोई गालियां देना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन की जा सकती है? देखिए, जो उनके पास इख्तियार है, उनके डीजी के पास, वो ऑपरेशनल डीजी है, मेरे ख्याल में एडिशनल डायरेक्टर पंजाब है NCCIA के, तो उनके पास ये इख्तियार है जो उसने FIR दी। उसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो मीडिया पे बैठ के या किसी चैनल पे बैठ के किसी मुल्जिम को सरेआम गाली दे। बेशर्म का लफ्ज़ हमारी सोसाइटी में एक गाली समझा जाता है, और साइबर क्राइम लॉ के मुताबिक किसी को सोशल मीडिया के थ्रू गाली देना, धमकी देना या किसी की तरह से हरासा करना, ये ब्लैकमेल करना, ये इटसेल्फ एक जुर्म है। सर, वो अपने दौरान करके बैठे, वो अपने इंटरव्यू के दौरान खुद भी ये कह रहे थे कि फलां बंदा गालियां देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या ये अप्लाई उस पर भी हो सकता है? बिल्कुल, कानून तो सबके लिए बराबर है। जहां ढकी पे अप्लाई हो सकता है तो डीजी सरफराज जो NCC है उस पर अप्लाई नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। बल्कि ये तो मैं अपील करूंगा मुहसिन नकवी साहब के कि उनको भी पर्चा दे कि आपने एक मुलजिम को चालान कर दिया, उसका जुडिशल रिमांड चल रहा है, कोर्ट तक केस पहुंच गया है, आप कौन होते हैं जगह जगह पे बैठ के और उनके खिलाफ बातें करना? आप कह रहे हैं कि ज़ातियात क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में खुल के ये बात बता दूं कि सरफराज साहब के हो सकते हैं ज़ाती कोई मामला उसके साथ, जो इस तरह से मीडिया टॉक कर रहे हैं और उसको इस तरह के केस में उलझा दिया। सीधी बात तो ये है। फिर बिल्कुल इसके पीछे कुछ पस्ते पर्दा जो हकायक हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो तरीकाकार अप्लाई किया जा रहा है या जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है ढक्की भाई के खिलाफ, अगर यही तरीकाकार हम खुद एडिशनल साहब के खिलाफ इस्तेमाल कर दें तो फिर मामला कुछ और जाने भी चले जाएंगे। बहरहाल इस केस के अलावा अभी ऑर्डर आना बाकी है, उसमें क्या ऑर्डर आता है और उसमें क्या कुछ लिखा होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। वकला टीम हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।